नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है 2020 में आत्महत्याओं को लेकर के कि देश भर में कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, किन किन क्षेत्रों में आत्महत्याएं हुई हैं, आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ा है या घटा है, और तमाम इसके इर्द गिर्द की चीजों को लेकर के आज हम बड़ी खबर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले खबरें इन शॉर्ट। आर्यन खान को कल जमानत मिल गई है और वो जमानत सशर्त मिली है। इनमें कई सारी चीजें हैं, जैसे इनको 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड जमानत के तौर पर जमा करना है। एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी के विशेष जज की अनुमति के बिना ये देश नहीं छोड़ सकते हैं। जांच अधिकारी को सूचित किए बिना मुंबई नहीं छोड़ना है। वैसी गतिविधियों में दोबारा नहीं शामिल होना है जिनमें पकड़े गए थे। जो भी 2 सह आरोपी बनाए गए हैं उनके साथ किसी भी प्रकार से संपर्क में नहीं आना है। गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना है। मीडिया पर कोई बयान नहीं देना है। विशेष अदालत के सामने पासपोर्ट को सरेंडर करना है और सभी सुनवाइयों पर अदालत में उपस्थित होना है। ऐसी शर्तों के साथ में आर्यन खान को जमानत मिली है। इसके अलावा अगला इन शॉर्ट फेसबुक से जुड़ा हुआ। कल खबर आई थी कि फेसबुक अपना नाम बदलकर मेटा करने जा रहा है, लेकिन अब एक खबर फेसबुक के लिए बुरी है। फेसबुक पेपर लीक हो गए हैं। इन पेपर्स को फेसबुक की पूर्व प्रोडक्ट मैनेजर हॉगेन ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के सामने प्रस्तुत कर दिया है। इन पेपर्स में क्या है? इन पेपर्स में बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो फेसबुक की विश्वसनीयता और भारत में पॉलिटिकल हेट स्पीच को बढ़ावा देने और इसके अलावा बड़े पैमाने पर झूठी खबरों का प्रसार ना रोकने और उनको ना फिल्टर करने की गड़बड़ियों के बारे में खुलासा इसमें शामिल है। ये 4 हिस्सों में बांटे हुए हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है एल्गोरिदम, दूसरा है पॉलिसी, तीसरा रिसोर्सेज और चौथा मुनाफे का मकसद। इस पर कभी और विस्तार में भी बात करेंगे। अगली खबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास आने वाले 10 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक कर दिया है। इसके बाद विपक्ष की ओर से कई तरह की आलोचना होने लगी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि अर्थव्यवस्था टिके न टिके, बहुत सालों बाद ऐसी कोई खबर आ रही है जो आरबीआई में गवर्नर टिक रहा है। इसके अलावा भी और नेताओं ने इस फैसले की चुटकी ली। इसके अलावा खबर चीन से है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे, वो उसमें वर्चुअली हिस्सा लें। अब ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शी जिनपिंग आखिरी बार चीन से बाहर 650 दिन पहले निकले थे। यह G20 देश के नेताओं की इसमें सबसे लंबी अवधि है जब किसी देश का प्रधानमंत्री देश से इतने लंबे अंतराल के लिए बाहर ना निकले, और चीन इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ यह भी नहीं बता रहा है कि क्या अगले महीने स्कॉटलैंड में होने वाले COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे या नहीं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। एनसीआरबी का 2020 का सुसाइड का आंकड़ा आया है, जिसके मुताबिक 1,53,052 लोगों ने साल 2020 में आत्महत्या की है। अब अगर काम के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से एक वैगन व्हील बनाया जाए और प्रतिशत निकाला जाए कि किस क्षेत्र से आने वाले लोगों ने कितनी आत्महत्या की है, तो यह आंकड़ा कुछ इस प्रकार बैठता है। सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं। इनका आंकड़ा 24.6% है। इनकी संख्या 33,164 है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की आत्महत्या का आंकड़ा संख्या में 15,990 है। बेरोजगारों का आंकड़ा 12,893 है। हाउसवाइफ यानी गृहिणी महिलाओं का आंकड़ा 22,372 है। आत्महत्या करने वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों का टोटल प्रतिशत 7 है, और अगर गिनती में देखें तो यह आंकड़ा 10,677 बैठता है। पिछले साल कुल आत्महत्याएं 1,39,123 थी। इस साल वो आंकड़ा 10% के करीब बढ़कर 1,53,052 हो गया है। अब इस चीज को समझने वाली बात है कि ये आंकड़ा हर साल बढ़ता क्यों जा रहा है। पिछली साल की अपेक्षा ये 10% बढ़ा है, और अगर इतिहास को निकाल करके देख रहे हैं तो हर साल के मुताबिक 8.7% की दर से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। कृषि क्षेत्र की बात करें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा राजनीति होती है, सबसे ज्यादा बात होती है, तो इसके मामलों में लगातार 4 सालों से गिरावट आ रही थी। लेकिन साल 2020 में एक बार फिर से आंकड़े बढ़े हैं। 2016 में कुल 11,379 किसानों ने आत्महत्याएं करी थी। उसके बाद 2017 में गिरावट आई और 10,665 लोगों ने सुसाइड किया। 2018 में 10,349 लोगों ने,
2019 में 10,281 मामले सामने आए थे और एक बार फिर से 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 10,677 हो गया। इसके अलावा जिन शहरों को हम कमाई की खान कहते हैं, उनका अगर आत्महत्या के बारे में आंकड़ा देखें तो यह डरावना है। साल 2020 में दिल्ली में 3,025 आत्महत्याएं हुई हैं, चेन्नई में 2,430 आत्महत्याएं हुई हैं, बेंगलुरु में 2,196 और मुंबई में 1,282 आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं। देश भर के 53 प्रमुख शहरों में हुई आत्महत्याओं का तकरीबन 40% मामला इन्हीं 4 शहरों में सामने आया है और यह साल हर साल बढ़ता भी जा रहा है। दिल्ली में आत्महत्या का आंकड़ा 2019 के मुकाबले 2020 में 25% तक बढ़ा है। इसके अलावा अगर अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो हर क्षेत्र में आत्महत्या के आंकड़े हर साल बढ़े ही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी कमी हो जाती है उन लोगों के पास जिसकी वजह से वो दुनियादारी और अपनी जिंदगी से तौबा करके आत्महत्या कर लेना चुनते हैं। इसी कारण को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों चलती फिरती जिंदगी और अच्छी खासी दुनिया को छोड़ करके लोग आत्महत्या चुनते हैं। इसकी सबसे पहली वजह जो आमतौर पर कही जाती है, जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं, उसमें यह चीज आता है अकेलापन, लोगों का साथ ना मिलना, लोगों का विश्वासघात करना, अपेक्षित सफलताएं ना मिलना, लोगों से अपेक्षा करना और अपेक्षाएं पूरी ना होना। ऐसी कुछ बातें होती हैं जो आमतौर पर देखी और समझी जा सकती हैं कि आत्महत्या के कारण के तौर पर ये उभर करके हर बार सामने आती हैं। और अगर इसको किसानों के क्षेत्र में देखा जाए, अगर किसानों की आत्महत्या के मामले देखे जाएं तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक देश के आधे से ज्यादा किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हैं और एक अन्य अध्ययन के अनुसार हर तरफ से निराश हो चुके देश के 76% किसान खेती छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016-17 की तुलना में कृषि की सकल मूल्य वृद्धि यानी जीवीए में तकरीबन 54% की कमी देखी गई है। इसके अलावा अगर किसानों की आम हालत की बात करें तो यह भी बेहतर नहीं है। पिछले 2 सालों से बढ़ रहे तेल के दाम, इसके अलावा राज्य सरकारों की नीतियां, जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि वहां पर आत्महत्या सबसे ज्यादा हुई है, यहां अगर नेताओं और किसानों की आय का एक कंपैरिजन करें कि उनकी आय कितनी है तो 2014 में महाराष्ट्र के विधायकों की औसत आमदनी 14.55 करोड़ रुपए थी, जो साल 2019 में बढ़ करके 25.6 करोड़ रुपए हो गई, यानी तकरीबन दोगुनी उनकी आमदनी हो गई। जबकि किसानों की बात करें तो उनका ग्राफ लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। महाराष्ट्र में किसानों के लिए शुरू की गई तमाम योजनाएं फेल हो चुकी हैं और तमाम अर्थशास्त्रियों ने इस चीज को साफ किया है कि जो सरकारें कर्ज माफी करके ऐसा सोचती हैं कि किसानों का कल्याण किया जा सकता है, वो बिल्कुल गलत सोचती हैं। वहां पर सच्चाई ये है कि जो भी सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं वो धरातल पर कभी पहुंचती ही नहीं है। किसानों के पास खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों का अभाव है, साथ ही मौसम की मार उनको झेलनी पड़ती है और जिन किसानों का इन सब के बाद भी फसल बच जाती है, उनकी खेती का उत्पाद बच जाता है, तो उनको सही बाजार नहीं मिल पाता है। बाजार तक पहुंच जाते हैं तो वहां सही कीमतें नहीं मिल पाती हैं। साल 2017 का एक आंकड़ा देखें तो 44 लाख किसानों का 18,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया। इसके मुताबिक किसानों के लिए बेहतर किया गया तो किसानों की आत्महत्याएं रुक जानी थी, लेकिन अगले साल भी आत्महत्या रुकी नहीं, बल्कि 2017 के आंकड़े ज्यादा और हो गए। तो सच्चाई यही है कि आत्महत्या किसानों की कर्ज की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि वो जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उसका आउटपुट उनको सही नहीं मिल रहा है। सरकारों को कर्ज माफी की बजाय ध्यान इस पर देना चाहिए कि किसानों का प्रोत्साहन कैसे किया जाए। उनको हर कदम पर सहयोग की आवश्यकता होती है। अब यहाँ एक चीज और भी आती है कि अगर सरकारें ये सोचती हैं कि वो सहानुभूति रख करके किसानों का भला कर सकती हैं या किसी भी सेक्टर से आने वाले लोगों का भला कर सकती हैं, वो आत्महत्या का समाधान हो सकता है, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। सहानुभूति किसी भी आत्महत्या या समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि उन नीति नियंताओं को, सरकार में बैठे लोगों को समानुभूति करनी होगी। सदन में बैठ करके, बड़े बड़े हॉलों में बैठ करके मीटिंग करने से इन समस्याओं का हल नहीं निकलने वाला है, बल्कि जमीन पर जाकर के ये महसूस करना होगा कि असल में जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं, जिस बिरादरी से वो लोग आ रहे हैं, जिस प्रोफेशन से वो लोग आ रहे हैं,
जिस सेक्टर से वो लोग आ रहे हैं वहां पर जमीनी समस्याएं क्या हैं, बुनियादी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को उनके साथ जुड़ करके महसूस करना होगा, तभी समाधान की कोई गुंजाइश बन सकती है। बाकी आत्महत्या आमतौर पर यही कह सकते हैं हम कि किसी भी चीज का हल नहीं है, जिंदगी एक जंग है और लगातार इसको लड़ना चाहिए। और खास करके जो युवा वर्ग में काफी ज्यादा ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैंने आंकड़ा देखा 18 साल से 45 साल का जो वर्ग है उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने साल 2020 में आत्महत्या करी है। उसमें तमाम प्रोफेशन से आने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरियां करने वाले लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तैयारियां करने वाले लोग हैं। उनमें से सारी जमात में से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं। उनके लिए सिर्फ एक संदेश दिया जा सकता है कि अहमद फराज साहब का एक शेर है कि लोग जब खुल करके रोए होंगे, लोग बड़े आराम से सोए होंगे। ऐसा कुछ अहमद फराज साहब का शेर है। इसका मजमून इतना सा, इसका मतलब इतना सा है कि अपनी समस्याओं पर लोगों से बात करिए, उनके लिए उम्मीदें बांधना सीखिए। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून के हिस्से में हम बात करेंगे बहुचर्चित धारा यूएपीए के बारे में। आजकल जहां भी देखो वहां यूएपीए की चर्चा चल रही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। आज इसी से जुड़ा हुआ एक सुप्रीम कोर्ट का बयान भी है, उस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय श्रीनिवास ओका की पीठ केरल के 2 छात्रों थवाफ फजल और एलन सुहैबी से संबंधित जमानत के मामले पर फैसला कर रही थी, जिन पर प्रतिबंधित माओवादी समूह से संबंधों को लेकर के यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे। एनआईए ने लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप पत्र में प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा नहीं होता है तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 43D के 5वें हिस्से के तहत जमानत देने पर प्रतिबंध लागू नहीं होता। यानी प्रथम दृष्टया अगर मामला साबित नहीं होता है तो उनको जमानत देनी चाहिए। दरअसल विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें यह देखते हुए जमानत दे दी थी कि चार्जशीट में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सामने नहीं आया है, अतः दोनों को जमानत दे दी गई। लेकिन उच्च न्यायालय में फिर अपील करी एनआईए के ही लोगों ने और निष्कर्षों को उल्टा कर दिया उच्च न्यायालय ने, और एक लड़के को जमानत दे दी और दूसरे की जमानत रद्द कर दी गई, उसको जेल में ही रखा गया। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे लड़के को भी जमानत दे दी और एलन को दी गई जमानत के खिलाफ एनआईए की अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक एनआईए प्रथम दृष्टया नहीं साबित कर पाती है कि इन पर किसी तरह के ऐसे आरोपों का कोई सबूत है, तब तक किसी को भी बेवजह कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। आज नसीहत कबीरदास जी की है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल परों भुई लेटना ऊपर जमसी घास। जिसका इतना सा मतलब है, पहली लाइन में कबीरदास कह रहे हैं कबीर गर्व ना करिए ऊंचा देख आवास, मतलब किसी भी ऊंचे बिल्डिंग को देख करके, ऊंचे सपने देख करके, ऊंची ख्वाहिशें देख करके अपने आप को इतना गर्वान्वित मत कर लीजिए। अगली लाइन में कहते हैं कि काल परों भुई लेटना ऊपर जमसी घास, मतलब कल परसों में आपको जमीन पर लेट जाना और आपके ऊपर भी एक परत घास की उग जाएगी। तो कुल मिलाकर के यही है कि जीवन में सरल रहिए, साधारण रहिए, लोगों के साथ विनम्र रहिए। कल को ये कहानी खत्म ही हो जानी है। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। हमको दीजिए इजाजत। शुक्रिया।